नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां सदियों पुरानी मान्यताएं मॉडर्न साइंस से सीधा टकराती हैं। मेरा मतलब है, इंसान ना हमेशा से पैरानॉर्मल चीजों से डरता आया है, राइट? लेकिन सोच के देखिए, जब इन्हीं रहस्यों पर मेडिकल साइंस की रोशनी पड़ती है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। आइए देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। तो शुरुआत करते हैं वेस्ट जर्मनी की एक आम सी टीनेजर एनालिस मिशेल की दिल दहला देने वाली कहानी से। 1968 में इसकी जिंदगी अचानक से बिल्कुल पलट गई। पहले तो स्कूल में बेहोश होना, फिर एक अजीब से ट्रांस स्टेट में चले जाना। 1970 आते आते उसे हैलुसिनेशंस होने लगे। और पता है आगे चलकर क्या हुआ? इस बीमार लड़की पर एक या दो नहीं बल्कि 67, जी हाँ 67 बार एग्जॉर्सिज्म्स यानी झाड़ फूक किए गए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि उस पे किसी शैतानी आत्मा का साया है। अब लोग ऐसे ही थोड़ी ना डर गए थे। उसकी हरकतें ही इतनी अजीबोगरीब थीं कि कोई भी घबरा जाए। लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकना, दिन में 600 बार घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना, जिससे उसके घुटने के लिगामेंट्स तक टूट गए, मकड़ियां खाना, कोयला चबाना, यहां तक कि उसने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उसके अंदर हिटलर, नीरो और जूडस जैसी ऐतिहासिक बुरी आत्माएं बस गई हैं। ये लक्षण किसी को भी डरा देने के लिए काफी थे। और एग्जैक्टली इसी डर की वजह से उसके परिवार ने डॉक्टर्स के बाद धार्मिक एग्जॉर्सिज्म का सहारा लिया। अब यहां एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, क्या सच में किसी शैतानी आत्मा ने इन शहरों पर कब्जा किया था? ये सवाल तब और भी माइंड बॉगलिंग हो जाता है जब हम माइकल बोटवाइट जैसे केसेस के बारे में सुनते हैं। सोचिए, एक अमेरिकन आदमी जो होटल में बेहोश होता है और जब होश आता है तो फर्राटेदार स्वीडिश भाषा बोलने लगता है और अपना नाम योहान एक बताता है। आखिर इन अलग अलग अजीब घटनाओं के पीछे का असल रहस्य क्या हो सकता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, पहचान की संरचना और हमारा दिमाग आखिर इस सेल्फ को कैसे तय करता है। इन सभी अलौकिक दावों को साइड में रखकर आइए इस पूरे फिनोमेना को साइंटिफिकली समझते हैं। फेमस मनोविज्ञानी कार्ल रॉजर्स ने इंसानी आइडेंटिटी को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा था। पहला, द एक्चुअल सेल्फ, यानी दरअसल हम कैसे हैं। दूसरा, द सेल्फ इमेज, हम खुद को कैसा समझते हैं। और तीसरा, द आइडियल सेल्फ, हम आदर्श रूप से कैसा बनना चाहते हैं। पता है, किसी भी इंसान का आत्मविश्वास कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि इन तीनों के बीच कितना ज्यादा तालमेल है। जब इनमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है ना, तभी दिमाग में मानसिक संघर्ष और आइडेंटिटी का बिखराव शुरू होता है। और ये बिखराव किस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, इसका अंदाजा आप 100 के इस नंबर से लगा सकते हैं। ये कहानी है किम नोबल की। इनके दिमाग ने अपनी आइडेंटिटी को 100 से भी ज्यादा अलग अलग पर्सनैलिटीज में बांट लिया था, जिन्हें साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ऑल्टर्स कहते हैं। इस पूरे सिस्टम में पैट्रिशिया नाम की एक आइडेंटिटी होस्ट बन चुकी थी, जो मोस्टली दुनिया के सामने रहती थी। है ना बिल्कुल अनबिलीवेबल? लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है वो है इन ऑल्टर्स की विशेषताएं। देखिए, ये कोई बस बदलते हुए मूड स्विंग्स नहीं है। हर एक ऑल्टर का अपना एक अलग नाम, अलग उम्र, यहां तक कि अलग जेंडर आइडेंटिटी तक हो सकती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी यादें भी दिमाग में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में सेव होती हैं। जब किसी ट्रिगर की वजह से एक ऑल्टर होस्ट की जगह लेता है तो मुख्य व्यक्ति को एमनीशिया जैसा फील होता है। लगता है जैसे बीच का वक्त गायब ही हो गया हो। आइए अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, दिमाग की कार्यप्रणाली और कैसे ट्रॉमा और डिसोसिएशन आपस में जुड़े हैं। ये फैक्ट्स वाकई एक बहुत ही कड़ी असलियत सामने लाते हैं। एक्सट्रीम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID के लगभग 90% केसेस के पीछे बचपन में झेला गया गंभीर अब्यूज या सिवियर ट्रॉमा होता है। ये सब कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक सबकॉन्शियस फिजिकल कोपिंग मैकेनिज्म है। दिमाग खुद को भयंकर मानसिक चोट से बचाने के लिए लिटरली अपनी पर्सनैलिटी को स्प्लिंटर कर लेता है, टुकड़ों में बांट लेता है, ताकि उस अनबेरेबल दुख को सहा जा सके। इस स्थिति को वापस ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी के जरिए स्कैटर्ड आइडेंटिटीज को जोड़ने वाली रीइंटीग्रेशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अब सुनने में तो लग रहा होगा कि यार ये बहुत ही रेयर कंडीशन होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसोसिएशन दरअसल एक स्पेक्ट्रम पर होता है। और रिसर्च बताती है कि दुनिया के लगभग 74% आबादी ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार किसी हल्के डिसोसिएटिव एपिसोड का अनुभव जरूर किया होता है। सो ये कॉन्सेप्ट असंभव नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग का एक बहुत ही आम हिस्सा है, जो बस अलग अलग डिग्री पर काम करता है। आम जिंदगी में हम इसके अलग अलग रूप देखते हैं, जैसे डिसोसिएटिव एमनीशिया,
जहां दिमाग किसी बहुत ही बुरी घटना की मेमोरी को छिपा देता है, या फिर डीपर्सनलाइजेशन, जहां इंसान को लगता है कि वो अपने शरीर और अपने एहसासों से बिल्कुल अलग हो गया है। और याद है वो अमेरिकन आदमी जो अचानक स्वीडिश बोले लगा था? उस मिस्ट्री का जवाब था डिसोसिएटिव फ्यूग। पता चला कि वो सालों पहले स्वीडन में रहा था और किसी इंटेंस मानसिक उलझन के बाद उसका दिमाग पास्ट की उस स्टेट में वापस चला गया। कोई भटकती आत्मा नहीं थी दोस्तों, बल्कि दिमाग ने पुरानी यादों और आइडेंटिटीज को आगे ला दिया था। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, तर्क संगत समाधान, यानी जहां विज्ञान सीधे तौर पर अंधविश्वास का जवाब देता है। वापस आते हैं एनालीज मिचेल की कहानी पर। असल में उसकी बीमारी की सारी सच्चाई सिर्फ 3 मेडिकल टर्म्स में छिपी थी। उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा नहीं थी। मेडिकल फिजिशियंस के हिसाब से उसे 3 गंभीर लेकिन हाईली ट्रीटेबल बीमारियां थीं। उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी, जिसकी वजह से उसको सीजर्स आते थे। एनोरेक्सिया नवोसा था, जिसकी वजह से उसने खाना खाना बंद कर दिया था। और तीसरा था हाइपर रिलीजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो आवाज़ें बदलकर जूडस और लूसिफर का रूप क्यों ले रही थीं? इसकी वजह बहुत साफ है। एनालीज का बचपन एक बहुत ही सख्त हाइपर रिलीजियस माहौल में बीता था। उसकी उस कंडीशनिंग ने ही उसके दिमाग के डिल्यूजन्स को आकार दिया था। उसके दिमाग ने उन्हीं कल्चरल डर और धार्मिक कहानियों को बाहर निकाला जिन्हें वो सबसे अच्छी तरह जानती थी। सोचिए, अगर वो किसी और कल्चर से होती तो उसके दिमाग का डर शायद किसी और ही रूप में सामने आता। बेसिकली उसके हेलुसिनेशंस इंटायरली उसके एनवायरनमेंट से शेप्ड थे। और इस पूरी कहानी का सबसे दुख भरा सच क्या है पता है? डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का ये स्टेटमेंट सब कुछ कह देता है। अगर उसे सही समय पर चिकित्सा मिलती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। मेडिकल साइंस को साइड रखकर अंधविश्वास और एग्जॉर्सिज्म पर भरोसा करने का नतीजा था एक दर्दनाक मौत। सिर्फ 32 किलो के वजन पर उस जवान लड़की ने भूख और डिहाइड्रेशन से दम तोड़ दिया। बाद में अदालत ने भी इसी सच को माना और उसके माता पिता और उन पादरियों को नेग्लिजेंट होमिसाइड यानी लापरवाही से हुई मौत का दोषी ठहराया। तो आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी चौथे भाग पर आते हैं, मीडिया के मिथक बनाम सच और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा स्टिग्मा। आजकल हमारे पॉप कल्चर में इन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशंस के 2 बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ ऐसी फिल्में हैं जैसे साइको, भूल भुलैया या स्प्लिट, जिन्होंने मेंटल इलनेस को बस एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत ही खौफनाक और हिंसक दिखाया है। इससे सोसाइटी में और ज्यादा स्टिग्मा और डर फैलता है। रियलिटी ये है कि DID के मरीज हिंसक नहीं होते। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही रेयर लेकिन सेंसिटिव पोर्ट्रेल्स हैं, जैसे कार्तिक पॉलिंग कार्तिक या ऊपरी पराई जैसी सीरीज। ये दिखाती हैं कि साइकोथेरेपी दरअसल कितनी सेफ और कॉन्फिडेंशियल जगह होती है, जहां किसी मरीज को सच में ठीक किया जाता है। और देखिए, यही इस एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी टेकअवे है। हमें मेंटल हेल्थ केयर को बिल्कुल नॉर्मल और आम बनाना ही होगा। जिस तरह से दिल में थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर हम तुरंत बिना किसी शर्म के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह दिमाग में लगातार परेशानी, दुख या अजीब एहसास होने पर बिना किसी ईगो के एक साइकोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल, दिमाग का स्वास्थ्य हमारे शरीर से अलग थोड़ी ना है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हम यहाँ एक बेहद ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। आज जब मेडिकल साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन पुरानी मिस्ट्रीज के लॉजिकल आंसर्स दे रहा है, तब भी हमारी सोसाइटी ह्यूमन साइकोलॉजी की इन कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को अपनाने के बजाय सदियों पुराने अंधविश्वासों और शैतानी कहानियों में कंफर्ट क्यों ढूंढती है? इस पर विचार जरूर कीजिए। उम्मीद है इस चर्चा से आपको आइडेंटिटी और माइंड की कार्यप्रणाली पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।